चाहिए। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम विस्तार के साथ बात करने वाले हैं पत्ता गोभी की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। हमारे किसान भाइयों द्वारा काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमको जो उन्नत टाइम, अनुकूल सूटेबल टाइम है वो क्या है। बरसात के लिए आप मई, जून, जुलाई पर बंद गोभी की उन्नत खेती कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के लिए आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो टाइम है बहुत ही अनुकूल माना गया है। इस टाइम यदि आप बंद गोभी की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। बात करते हैं खेत तैयार, तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि आप ऑर्गेनिक तरीके से ही, जैसे जैविक कंपोस्ट से ही, जैसे गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, पकी हुई या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद से ही आप खेत तैयार करें। अंतिम जुताई पर आप जैविक कंपोस्ट को एक ट्राली पूरे खेत पर बिखेर कर प्रति एकड़ की दर से अंतिम जुताई पर रोटोवेटर या हैरो से आप खेत को समतल करा लीजिए। आपका खेत तैयार हो गया। बात करते हैं मिट्टी, तो उत्तम जल निकास वाली काली दोमट मिट्टी पर और लगभग काली पीली दोमट बालुई मिट्टी पर भी आप सफलतापूर्वक बंद गोभी की उन्नत खेती कर सकते हैं। लेकिन जो आपका खेत है, मैनेजमेंट ठीक तरीके से होना चाहिए। यदि आप बरसात पर कर रहे हैं, उत्तम जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए, यानी बरसात हो जाती है तो तुरंत पानी निकल जाना चाहिए। ऐसा आपको मैनेजमेंट अपने खेत का कर लेना पहले चाहिए। बात कर लेते हैं टेम्परेचर यानी तापमान। तो जो बंद गोभी, पत्ता गोभी की एक ऐसी फसल है जो अधिक पाला भी सहन कर लेती है। यदि थोड़ा हाई टेम्परेचर भी हो जाता है तो यह आसानी से मैनेज कर लेती है, यानी अधिक ठंड का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो अनुकूल टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस से लेके 25-30 डिग्री सेल्सियस बहुत ही उन्नत माना गया है। इस जो टेम्परेचर 12 से 25-30, यह अच्छे तरीके से आपकी फसल ग्रोइंग हो पाती है। बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, तो मैं आपको 3 से 4 वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं जो पत्ता गोभी की आप सफलतापूर्वक खेती करने के लिए इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। यदि आपके हिसाब से और ही बढ़िया हाइब्रिड की वैरायटी बेस्ट हो तो आप उनका चयन कर सकते हैं। जैसे महिको की माही क्रांति नंबर 18, यह भी बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा गोल्डन सीड्स जो गुड्डी आती है, गुड्डी वॉल 65, यह भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा 7 ईयर्स का इंदु, यह भी F1 हाइब्रिड है। इसका जो पत्ता गोभी का साइज है ये भी काफ़ी अच्छा आता है। और जो मैं वैरायटी बता रहा हूँ इनको आप आसानी से मार्केटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो 7 इंच की इंदु के अलावा नामधारी की पत्ता गोभी आती है कैबेज NS 183, यह भी बढ़िया है। और सिजेंटा कंपनी की BC19 F1 हाइब्रिड, यह भी काफ़ी बढ़िया है। सिजेंटा की BC90 F1, ये भी काफ़ी बढ़िया हाइब्रिड है। और आपके एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो आप उसका चयन कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 वैरायटी के बारे में बताया। इनका जो उत्पादन है, इनका जो पत्ता गोभी का साइज़ है, ग्रीननेस है, डार्क ग्रीन रहते हैं और यह काफ़ी अच्छी मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी हैं। तो इसलिए हम लोग इन्हीं वैरायटी का चयन करते हैं। तो आप अपने हिसाब से वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता 1 एकड़ पर, और जो मैं खेती का पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ ये प्रति एकड़ की दर से ही आपको नॉलेज मिलने वाला है। बात करते प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, तो 80 से लेके 100 ग्राम के आसपास 1 एकड़ पर सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि देखा जाए प्रति एकड़ पौधे की ज़रूरत, तो 30,000 से 40,000 प्लांट्स 1 एकड़ पर लग जाते हैं। देखिए, आप ज़्यादा डिस्टेंस आगे चल के बात करेंगे कि प्लांट डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस आप मत रखें। तो 30 से 40,000 प्लांट्स आप आसानी से 1 एकड़ पर लगा सकते हैं। बीज उपचार, आप बीजों को उपचार जरूर करें। देखिए, बंद गोभी एक ऐसी फसल है नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, तो नर्सरी तैयार 25 से 30 दिनों में हो जाती है। और बीज उपचार आप जरूर करें। मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम युक्त फंगीसाइड से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। बात करते हैं, देखिए नर्सरी 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। 30 दिन से अधिक की नर्सरी नहीं होना चाहिए। नर्सरी को लेट नहीं करना चाहिए लगाने में। और बात करते हैं ट्रांसप्लांट, रोपण प्रक्रिया, यानी 25 से 30 दिनों में आपका पौधा नर्सरी तैयार हो जाती है। रोपाई जहाँ भी आपको करना है या फिर जहाँ से आप प्लांटेशन निकाल रहे हैं, जहाँ प्लांटेशन करना है, तो वहाँ पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस गड्ढे पर आपको रोपाई करनी है, प्लांटेशन करनी है, वहाँ पर आप NPK 12-32-16 खाद को 10-10 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से खाद को, NPK खाद को देकर आप प्रति गड्ढे प्लांटेशन कर दीजिए। बात करते हैं सिंचाई। देखिए, सिंचाई की अगर आवश्यकता की बात की जाए तो 6 से 7वें दिन आप सिंचाई करते रहें। अंतराल पर 6 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो रोजाना या फिर एक दिन छोड़ एक दिन भी आप 1 से 1.5 घंटे पानी
चलाएंगे तो भी आप आसानी से सिंचाई कर पाएंगे। बात करते हैं ग्रोथ के लिए प्रमोटर। देखिए ग्रोथ के लिए प्रमोटर, और उससे पहले बात करते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। पौधे से पौधे की दूरी हमको रखनी चाहिए 1 फीट। 1 फीट से कम ना रखें आप, 1 फीट से 1.5 फीट जा सकते हैं, लेकिन जो पौधे का डिस्टेंस है 1 फीट बढ़िया है। और कतार से कतार की भी दूरी आप 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं, तो यह डिस्टेंस बढ़िया रहता है। बात करते हैं ग्रोथ के लिए प्रमोटर। हम जैसे ही मतलब प्लांटेशन कर देते हैं, हमको लगता है हमारी जो फसल है थोड़ी सी अच्छी ग्रोइंग हो, तो ऑर्गेनिक के लिए आप धानुका का धनजान गोल्ड आता है, उसको आप 20 से 25 दिनों की जब फसल होती है तब आप स्प्रे कर सकते हैं। 200 से 300 ml 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर आप छिड़काव कर सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कीट प्रकोप और नियंत्रण। देखिए बंद गोभी यानी पत्ता गोभी की एक ऐसी फसल है जो प्रारंभिक अवस्था में ही इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और यह प्रकोप इतना खतरनाक होता है कि यदि हम समय रहते नियंत्रण ना करें या फिर ना किया जाए तो हमारी पत्ता गोभी की फसल को इल्लियाँ पूरी तरह से नष्ट कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। मतलब आप कुछ भी उससे कमाई नहीं कर सकते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ध्यान से सुनिए। इल्ली कई प्रजातियों की इल्ली पाई जाती हैं, पत्तों खाने वाली इल्लियाँ होती हैं, तंबाकू इल्ली, लूपर्स, सुंडी, कई प्रकार की जो कई प्रजातियों की इल्ली पाई जाती हैं। इसके अलावा रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, लार्वा, ग्रीन कैबेज और वर्म एफिड, डायमंड बैकमोथ, कैबेज लूपर्स और भी कई प्रकार के जो रस चूसने वाले कीटों का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे जो खतरनाक प्रकोप देखने के लिए मिलता है वो होता है लूपर्स का, इल्ली का और तंबाकू इल्ली का। कई प्रजातियों की इल्ली पाई जाती हैं, तो उनको आप एक साथ नियंत्रण कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक आपके लिए, तो कृपया ध्यान से सुनिए। पत्ता गोभी की एक ऐसी फसल है जिसे पत्ता को खाने वाली कई प्रकार की इल्लियाँ पाई जाती हैं। तो स्पेशल लगभग सभी कीट और स्पेशल इल्लियों को नियंत्रण करने के लिए, लूपर्स को और भी तरह तरह की इल्लियों को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल शानदार रिजल्ट देने वाली इंसेक्टिसाइड है, जिनका स्प्रे हम लोग खुद करते हैं। सोमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड की एक आती है सुमिप्रोम पट, 300 ml एकड़ पर स्प्रे करना है, जिसे काला घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सुमिप्रेम पट इंसेक्टिसाइड को आपको 300 ml 1 एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए जब आपकी फसल 40-50 दिन से ऊपर की हो। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोई फसल है और मान लो आपकी बंद गोभी की ही फसल है और आपको 10-15 दिन की हुई है और आप इल्ली का प्रकोप आपकी फसल पर देखने के लिए मिल गया है, तो ऐसी कंडीशन हमारी फसल छोटी है तो हम सुमिप्रेम पट इंसेक्टिसाइड को तो 300 ml 1 एकड़ पर स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम 100 ml 1 एकड़ पर स्प्रे कर देंगे। यानी कोई फसल को इल्ली का प्रकोप है या कीटों का प्रकोप है तो फुल डोज ना स्प्रे करके हम आधे से आधा डोज को स्प्रे करना चाहिए। यानी एग्जाम्पल के लिए कोई डोज है जिसको हमको 300 ml 1 एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, यदि हमारी कोई फसल छोटी है तो हमको उस डोज को 300 ml स्प्रे ना करके 100 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी कीटनाशक को फसल छोटी है तो कम डोज का ही हमको छिड़काव करना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको, जो 300 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए काला घोड़ा इंसेक्टिसाइड को, जो सोमिटोमो केमिकल्स की सुमिप्रेम पट इंसेक्टिसाइड आती है। इसके अलावा एफएमसी की रोगोर इंसेक्टिसाइड आती है, जो मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीट जैसे एफिड है, मिलीबग है, हॉपर्स है, जैसिड है, थ्रिप्स है, केवल रस चूसने वाले कीट हैं, वाइट फ्लाई है, तो उसको आपको 150 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए एफएमसी की रोगोर इंसेक्टिसाइड को। लगभग सभी प्रकार की इल्लियों को एक साथ नियंत्रण करने के लिए सबसे पावरफुल दवाई बता रहा हूँ, एफएमसी की वेनविया इंसेक्टिसाइड को आपको 180 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी पर, जो लगभग सभी प्रकार की इल्लियों को, पत्तों को खाने वाली इल्लियों को आसानी से नियंत्रण कर लेती है। इसके अलावा यूपीएल कंपनी का एटाविरोन इंसेक्टिसाइड आता है 300 ml 1 एकड़ पर, या फिर अदामा इंडिया कंपनी का प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड आता है, उसको 250 से 300 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। अब मैंने 3 से 4 दवाइयों के 5 दवाइयों के नाम बताए हैं, 4-5 दवाइयों के नाम बताए हैं। आपके यहाँ जो उपलब्ध हो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। आसानी से आप पत्तों को खाने वाली इल्लियों को और रस को चूसने वाले कीटों को आप आसानी से प्रकोप को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। बात करते हैं फंगस नियंत्रण के बारे में, तो अगर फंगस की अटैक की बात की जाए तो लीफ स्पॉट आता है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डंपिंग ऑफ एंथ्रेक्नोसिस और ब्लाइट से रिलेटेड
लगभग कई प्रकार के फंगस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 से 3 फंगिसाइड के नाम बताने वाला हूं, जिनको आप एक ही बार पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आपकी फसल पर लीफ स्पॉट्स है, डाउनी मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, एंथ्रेक्नोसिस है, तो आप यूपीएल कंपनी का अवांसर ग्लो फंगिसाइड आती है, 400 ग्राम आपको 200 लीटर पानी पर 1 एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए जब भी आपकी फसलों पर फंगस लगे हुए हैं। इसके अलावा नागार्जुन कंपनी का इंडेक्स फंगिसाइड आता है, 1 एकड़ पर आपको 300 ग्राम स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी पर, यह भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा सिजेंटा का क्रिस्टल का जो सिजेंटा का स्कोर फंगिसाइड आता है 200 ml 1 एकड़ पर स्प्रे यदि आप करेंगे तो आप आसानी से जो मैंने फंगस बताए हैं या फिर आपकी बंद गोभी पत्ता गोभी की फसल पर फंगस का अटैक है, तो आसानी से इन 3 फंगिसाइड को स्प्रे करके किसी भी एक को स्प्रे करके आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। कब स्प्रे करना है? जब भी हमारी फसलों पर प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है फंगस का। इसके अलावा बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आवश्यक, सबसे अनिवार्य खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल्स के बारे में। अब मैटर नहीं करता है कि आप ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहे हैं या फिर सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं, आपको खाद देना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके आप उत्पादन ले सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद है, जैव बैक्टीरिया है, ऐसी और भी तरह तरह की खाद को देना पड़ता है। यदि रासायनिक की तरफ जाया जाए तो देखा जाए कि देखिए, खाद का शेड्यूल समझने से पहले 90 दिन में यह हार्वेस्टिंग के लिए 75, 80, 90 दिनों में यह जो आपकी फसल है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी आपकी बंद गोभी पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है और आप आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जैसी आपकी फसल 10 से 12वें दिन की होती है, यानी जैसी आपकी फसल रोपाई से, यानी जिस दिन आपने रोपाई किया है उस दिन से 10वें दिन की आपकी फसल होती है, तो आपको देना 3 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद को 12-61-0 घुलनशील खाद को ड्रिप पर छोड़ दीजिए। यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो जड़ों के पास छोड़कर पानी नोजल की सहायता से स्प्रिंकलर से सिंचाई से आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे हमारी फसल 20 दिन की होती है, 20वें दिन रोपाई से, तो 4 किलोग्राम हमको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 लेना है और 2 किलोग्राम हमको सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को ड्रिप पर या फिर सिंपल तरीके से देकर पानी चला देना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 30वें दिन की होती है रोपाई से, तो हमको सल्फर युक्त खाद को लेना है 5 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड युक्त खाद को लेना है 2 किलोग्राम और NPK खाद 3 किलोग्राम हमको लेना है। 17-44-00 खाद को ड्रिप पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आप जड़ों के पास देकर पानी चला दीजिए। इसके अलावा 40वें दिन की हमारी जब फसल होती है तो हमको 0-52-34 NPK घुलनशील खाद को लेना है 3 किलोग्राम और इसके अलावा 20 किलोग्राम हमको यूरिया लेना है घुलनशील खाद को। याद रखना है 40वें दिन आपको 0-52-34 NPK घुलनशील खाद को लेना है और 20 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया। इन दोनों को मिक्स करना है और जड़ों के पास देना है या फिर आप ड्रिप पर छोड़कर पानी चला दीजिए। इसके अलावा हमारी फसल 50वें दिन की होती है रोपाई से, तो हमको 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर्स को लेना है और बोरॉन युक्त खाद को 3 किलोग्राम लेना है, ड्रिप पर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी फसल 60 दिन की होती है रोपाई से, तो इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार आती है, उसको लेना है और 5 किलोग्राम हमको दानेदार खाद लेना है सागरिका और 8 किलोग्राम हमको SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर वाली जो पाउडर फॉर्म में आती है उसको लेना है और हमको ड्रिप पर छोड़ देना है या फिर सिंपल तरीके से छोड़ देना है। इसके अलावा जैसे हमारी फसल 70 से 75वें दिन की होती है तो NPK घुलनशील खाद 0050 को 5 किलोग्राम लेना है और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को 5 किलोग्राम लेकर ड्रिप या सिंपल तरीके से छोड़कर पानी चला देना है। इसके अलावा जैसे हमारी फसल 90 दिन के आसपास की होती है, फिर 90 दिन से आसपास ही समझ लो 90 दिन की, या फिर अंतिम खाद आप समझ लीजिए कि आपको 20 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया और 8 किलोग्राम आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली आती है, उसको लेकर पानी चला देना है या फिर ड्रिप पर छोड़ देना है। देखिए एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, कोई भी चैनल वाला हो या फिर कोई भी हो, देखिए पहले तो फसल को देखा जाता है, यानी आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। यदि आपकी फसल पर्याप्त मात्रा पर हरी भरी है, मतलब कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं दिख रही है, तो आप जो खाद को कम भी मात्रा पर दे सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए, इस बात को आप ध्यान पर रखिएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती यदि आप करना चाहते हैं, कीटों को नियंत्रण करना चाहते हैं, तो नीम की पत्ती का काढ़ा बनाइए और गौमूत्र को मिक्स करके आप 15 लीटर पानी पर 200 ml की दर से आप
स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर पानी पर। इसके अलावा सुरक्षा, सावधानी और देखरेख, कृपया ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा, सावधानी और देखरेख। देखिए, बंद गोभी, पत्ता गोभी की एक ऐसी फसल है जो आप हो सके तो कम से कम फर्टिगेशन पर भी आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आप केवल यूरिया खाद को 15-15 दिनों के अंतराल पर देकर भी एक अच्छी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी फसल ग्रोइंग नहीं हो रही है तो उसी के अनुसार ही आप फर्टिगेशन करें मेरे हिसाब से। और यदि आप सुरक्षा, सावधानी की बात की जाए तो एक बंद गोभी, पत्ता गोभी की एक ऐसी फसल है जो इल्लियों का प्रकोप काफ़ी बड़ी मात्रा पर देखने के लिए मिलता है, हॉपर्स का बड़ी मात्रा पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको, जो मैंने दवाइयाँ 3 से 4 दवाइयाँ बताई हैं, आपको 300 ml 1 एकड़ पर स्प्रे नहीं करना है। जब आपकी फसल छोटी अवस्था में हो, प्रारंभिक अवस्था में हो, उसी डोज को आप आधे से आधा करके स्प्रे करें। एग्जाम्पल के लिए, कोई आपकी फसल छोटी है और इल्लियों का प्रकोप भी है, तो मान लो कोई दवाई 300 ml की दर से स्प्रे की जाती है, तो आपकी फसल छोटी है तो आप उसको 100 ml की दर से ही स्प्रे करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किसी दवाई को यदि फसल छोटी है तो कम मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि फसल हमारी छोटी होने के साथ साथ पत्ते कोमल होते हैं, इसलिए कोई भी फसल पर दवाई नुकसान नहीं करना चाहिए, कम मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए। तो लूपर्स इल्ली का प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में, न केवल प्रारंभिक अवस्था में देखने के लिए मिलता है बल्कि पूरी जीवन चक्र पर। तो आप जो मैंने दवाइयाँ बताई, जब भी आपको ऐसा प्रकोप देखने के लिए मिले इल्लियों का, आप 8वें 10वें या 15-15 दिनों के, 8-8 10-10 दिनों के अंतराल पर भी आप दवाइयों को स्प्रे करते रहें। तो ऐसा करके आप आसानी से सुरक्षा के साथ साथ देखरेख भी आवश्यकता होती, बरसात में कर रहे हैं तो आप देखिए 25 से 30 दिनों में आपकी नर्सरी प्लांटेशन तैयार हो जाता है। आप जो बंद गोभी की फसल है, अंगेती फसल लेने की कोशिश करें। जो मैंने वैरायटी बताई, काफ़ी अच्छा उत्पादन है, काफ़ी अच्छा उपज है, और आप ध्यान रखें कि कम से कम कॉस्ट पर ही बंद गोभी, पत्ता गोभी की फार्मिंग अच्छे से खेती करने की कोशिश करें। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बंद गोभी की जो खेती है, हमारे जो किसान भाई, युवा किसान भाई हैं, आसानी से कर सकते हैं। यदि इसकी खाद की बात की जाए तो जैविक कंपोस्ट, जो मैंने खाद बताई, कम खाद पर भी आप आसानी से फर्टिगेशन करके हमारे युवा किसान भाई आसानी से खेती कर सकते हैं। तो बंद गोभी, पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जो मई पर भी आप नर्सरी तैयार करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, अच्छे से खेती कर सकते हैं। कई प्रकार के फंगस आते हैं, यदि मैंने फंगीसाइड बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे करेंगे तो न केवल कम से कम लागत, एक ऐसी जो बंद गोभी की एक ऐसी फसल है जिसमें कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं होती, आप ड्रिप लगा रहे हैं, मल्चिंग पेपर भी लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ओपन फील्ड भी कर सकते हैं बिना मल्चिंग पेपर के बंद गोभी को और गोभी को। बंद गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी एक ऐसी फसल जो कम लागत में, बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम लागत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेने की कोशिश करें। और स्पेशल जो कीट का प्रकोप आता है, स्पेशल लूपर्स इल्ली बड़ी मात्रा पर आता है और काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भी परेशान भी हो जाते हैं। तो मैंने जो दवाइयाँ बताई, स्पेशल बताई हैं, मैंने खुद रिजल्ट लेने के बाद आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कैबेज A to Z फार्मिंग स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने की कोशिश की। यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप कुछ भी सहयोग करने की कोशिश ना करें, केवल हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।